वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ठीक है। अभी सॉल्यूशन करते हैं उसका। देखो ध्यान दो, समतल दे रखा है एक आपको, इसको मैं P1 कहता हूँ। 2x + y + z = 6 तथा का समतल x - y + 2z = 7 में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। एक समतल का दूसरे समतल में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अगर इसको हम सोचें तब तो ये सोचता है भाई प्रतिबिंब कैसे निकालें, ठीक है। जबकि ये वही है जो लास्ट कंसेप्ट अपने सीखा था, समतल के कुल का समीकरण, ठीक है। अब कुल का समीकरण कैसे, जैसे मान लो मैं दो समतल ले लेता हूँ। ये एक समतल ही मान लो, रेखा के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ मैं इसको ना। ये एक समतल है, क्या है ये समतल P1, ठीक है, P1। अच्छा, इस समतल का इसमें प्रतिबिंब चाहिए, तो चलो मैं एक समतल यहाँ ले लेता हूँ। मान लो ये एक समतल है, ये एक समतल है, रेखा के रूप में दर्शा रहा हूँ खाली मैं, ठीक है। एक समतल ये हो गया, तो ये हो गया P1, क्या है 2x + y + z = 6। तो इसका प्रतिबिंब इसमें चाहिए, मतलब ये दर्पण की तरह काम कर रहा है। ये P2 हो गया, P2 बोलते समतल हो गया x - y + 2z = 7, ठीक है। अब ये दर्पण है, तो इधर जो समतल है उसका प्रतिबिंब इधर बढ़ना चाहिए, यहाँ बढ़ना चाहिए ना, अरे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये आपके मुझे निकालना है, P1 डैश कह देता हूँ मैं इसको, ये मुझे निकालना है कि ये समतल क्या बनेगा, राइट। तो एक बात बताओ, मैं इस समतल के ऊपर मतलब P2 के ऊपर जो दर्पण का काम कर रहा है उसके ऊपर मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ, अल्फा, बीटा, गामा, ले लिया। अच्छा, ये बिंदु मैंने ऐसे ही मान लिया भाई, इस समतल पे कोई भी एक बिंदु मान लिया मैंने। अच्छा, अब ये बताओ इस बिंदु से इस समतल की दूरी बोले तो लंबवत दूरी निकाल सकते हो। अरे किसी बिंदु से किसी समतल की दूरी का सूत्र सिखाया था कल मैंने आपको, D = ax1 + by1 + cz1 + d/(a² + b² + c² सिखाया था ना ऐसा। अरे ax + by cz d बटा, ऐसा कुछ याद आ रहा है, सिखाया था मैंने आपको, कैपिटल D =, ठीक है। तो वही बात है, ये बिंदु है और इससे ये क्या हो गई दूरी, ठीक है। फिर बात करते हैं इस बिंदु से इसकी दूरी, दोनों बराबर नहीं होगी क्या, मुझे बता दो आप। अरे बिंब की दूरी इक्वल प्रतिबिंब की दूरी, ये तो बराबर होती है, होती नहीं होती। तो क्यों ना मैं इन दोनों दूरियों को बराबर कर दूं, ठीक है। दोनों दूरी को बराबर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो ये दूरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और एक इस समतल की दूरी। अच्छा, ये समतल मेरे पास है ही नहीं। अब आपको सर ये समतल कहाँ है, दूरी तो निकालेंगे, तो इस बिंदु से इस समतल की दूरी निकाले, समतल तो मेरे पास होना चाहिए ना। तो मैं वही बात कहूँगा कि मुझे भाई ये P1 समतल है, इसका मुझे डैश चाहिए। तो गौर से देखना मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। ये क्या है, एक समतल, ये क्या है दूसरा समतल। यहाँ क्या हो रहा है, दो समतलों का प्रतिच्छेदन, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से तीसरा समतल नहीं गुजर रहा है क्या। दो समतल थे, ये दो समतल दिख रहे हैं आपको, ये दिए हुए हैं। इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से तीसरा समतल गुजर रहा है। इसका समीकरण मैंने कल क्या बताया था, याद करो, P1 + λ/P2, याद आ रहा है क्या। तो P1 बोले तो ये रहा 2x + y + z - 6 इधर आ गए, और प्लस λ/P2 का मान ये हो गया x - y + 2z - 7 = 0। ये समतल का समीकरण आ गया। अभी समझ रहे हो मेरी बात। थोड़ा और सरल करना चाहे तो इस लैम्डा को अंदर गुणा कर दो, गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा। अब देखो इधर ले लेते हैं अपन P1 डैश, तो बताओ ये 2x है, ये λx हो गया, गुणा करेंगे तो दोनों में अगर x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बताओ, 2 + λ, x कॉमन ले लिया। चलो आगे आ जाओ, यहाँ y है, यहाँ -λy है, क्या गया 1 और -λ और y कॉमन ले लिया। इनमें z कॉमन ले तो यहाँ 1 और यहाँ +2 λ, z कॉमन ले लिया। यहाँ -6 और यहाँ -λ7 = 0। तो ये x का गुणांक, ये y का गुणांक, ये z का गुणांक, और ये जो बच गया कांस्टेंट मान है, ये पूरा 6 - का 6 और -7 λ,
समझ रहे हो आप। अब आपके समतल आ गया, कौन आ गया ये P1 का डेस। हाँ भाई, अब ये दूरी ले लो आप, ये दूरी और ये दूरी बराबर है क्या? मैं दोनों दूरी लेता हूँ, पहले लेता हूँ इस बिंदु से इस समतल की दूरी का सूत्र क्या बनेगा भैया, मैं D1 कह दूँ, D1 इक्वल D2, D1 इक्वल D2। तो D1 दूरी का सूत्र क्या बना बताओ, 2x1, x1 इस जगह मेरे पास अल्फा है, तो क्या बना 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 6 बटा अंडरूट, हाँ किसका, इसका देख अनुपात का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, उधर भी आ जाओ, मॉडुलस इस बिंदु के इस समतल के साथ दूरी निकालनी है, तो वही हाँ क्या ax, a की जगह ये चीज़ है, x की जगह मेरे पास अल्फा है, तो आप क्या आ गया 2 प्लस लेमडा साथ में अल्फा, 1 माइनस लेमडा साथ में बीटा, 1 प्लस 2 लेमडा साथ में गामा माइनस 6 बटा अंडरूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर 1 प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर मॉडुलस 6 माइनस 7 लेमडा, सॉरी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन अलग लेंथ बहुत जाएगा, तो मैं इसको सिर्फ प्रोसेस बता के छोड़ दूंगा, वो पूरा नहीं कराऊंगा। अब देखो ये सोल्व कर लें, कितना हुआ 2 4 1 5 1 6, अंडरूट 6 आ गया नीचे, सीधा अंडरूट 6 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपकी, लिख दूँ, चलो ये मैंने इसके नीचे अंडरूट 6 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों बराबर है, और मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों से मॉडुलस हटाना चाहता हूँ, अंडरूट बैठाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा वर्ग, क्या करूँगा, अब वर्ग करने का मतलब हो गया इसका होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर, उधर उसका होल स्क्वायर, आप होल स्क्वायर करोगे तो आप पाओगे सब कुछ कट जाएगा, नीचे वाले का भी अंडरूट हट जाएगा, इसका रूट, फिर तिरछा गुणा करोगे ना आप, तिरछा गुणा, तो हालांकि प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी हद से ज़्यादा, इसलिए बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा अल्फा बीटा गामा की जो टर्म है वो कट जाएगी, फिर आपको लेमडा के पदों में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी द्विघात समीकरण, ठीक है, लेंथ ही प्रोसेस हालांकि द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, वहाँ से लेमडा के 2 मान मिलेंगे, कितने मान मिलेंगे मैं बता देता हूँ क्या मिलेगा आपको, अगर इसको आप हल करोगे ना वर्ग करके, कैसे हल करोगे वर्ग करके, तो आपको मिलेगी लेमडा इक्वल, एक तो मिलेगा 0 और एक मिलेगा -1। अगर आप लेमडा का मान 0 यहाँ रख देते हो तो ये गायब, क्या बच गया ये, यानी P1 डेज क्या गया 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, ये तो पहले स्थाई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है P1 का प्रतिबिंब भी खुद वही आ जाए, प्रतिबिंब तो इधर आया साइड में, तो समतल अलग बनना चाहिए ना, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, इसको वैलिड नहीं करेगा। दूसरा क्या है -1, ये वैलिड करेगा, तो आप यहाँ पर -1 रख दो, इस जगह लेमडा की जगह रख दोगे, और -1 रख के और ये आपस में x वाले पद जोड़ लो, y वाले पद जोड़ लो, क्या बनेंगे, तो उस हिसाब से देख लेना आप। तब P1 डेस, ये 2x है, यहाँ -1 रखोगे तो -x हो जाएगा, मतलब आ जाएगा x, ये y है और ये माइनस माइनस प्लस y हो गया, 2y हो गया, ठीक है, ये z है और ये माइनस का 2z है, तो माइनस का z बच जाएगा, ये -6 है और ये प्लस का 7 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0, ऐसा आपके आ जाएगा इसका। अरे बात समझ में, चलो फटाफट, थोड़ा लेंथ है या बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर देखो मैं तो खोलूँगा नहीं, इतना बड़ा 4 जनों का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 जनों को 2 बार गुणा कर दो, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6, 2 ब्रैकेट लिख लो, उसका मतलब उनको आपस में गुणा करो। ऐसे ये देखो 1 2 और 3 4 जने हैं, इनको आपस में गुणा करो 5 जनों को, होल स्क्वायर तो बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगी, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट कर ले जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान देना, 2 समतलों के मध्य कोण अर्धक
हालांकि कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं चल रहा है, आरबीएससी में नहीं चल रहा है, कंपटीशन में चलता है। तो सिंपल सी बात आता हूँ मैं इसमें, कोण तक समझ तो गए ना आप। जैसे ये मान लो एक समतल है ऐसा, ये एक दूसरा समतल है, ठीक है। अब ये दो समतल है, इन दोनों समतलों में कोण ये बन रहा है, एक तो यहाँ कोण बन रहा है, इस कोण को आधा आधा बांटने वाला कोई समतल, ठीक है, बाई सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको मैं B1 नाम दे देता हूँ। एक कोण देखो इधर भी बन रहा है क्या, इसको भी आधा आधा बांटने वाला एक ये भी बाई सेक्टर होता है, इसको मैं बाई सेक्टर 2 कह सकता हूँ। वैसे ये चीज़ अपन 11th में था, ये कंसेप्ट पढ़ के आए थे। तो जो रेखा में फॉलो होता है वो की वही बात इसमें फॉलो होती है, सेम टू सेम। दोनों बाई सेक्टर के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, और ये इस कोण के बराबर 2 हिस्से करता है। ये बातें हम लोग ध्यान में रखते हुए चल रही है। और वहाँ पर प्रूफ क्या था, वैसे इसका प्रूफ होगा। मानना ये दो समतल जो आपको दे रखी है, एक समतल ये हो गया, मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल 0। ये है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल 0। ये अगर दो समतल है तो इस केस में जो बाई सेक्टर बनेगा, दो तरह के बाई सेक्टर बन रहे हैं, B1 और B2, न्यून कोणार्धक और अधिक कोणार्धक बोल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं करना, पहला समतल दिख रहा है क्या आपको, कोई सा भी दोनों में से एक ले लो आप। ये ले लिया, चलो A1x प्लस B1y प्लस C1z और प्लस D1, और नीचे अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² ले सकते हैं ऐसे। बराबर में आ जाओ, इधर प्लस माइनस लगा देना, चाहो तो मॉडुलस लगा सकते हो दोनों तरफ, एक ही बात है। दोनों की डिस्टेंस बराबर लेनी होती है। वैसे दूरी वाला सिस्टम होता है कि भाई इस समतल से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर नहीं है क्या, दूरी वाला सूत्र नहीं है, देखो देखो ये बिंदु से दूरी, ठीक है ना, दोनों बराबर ले सकते हैं अपन। अच्छा इधर बात करें तो वो दूसरा लगा दो, A2x B2y C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट A2² प्लस B2² प्लस C2²। ये A1 B1 C1 है, ठीक है, ये चीज़ है। ये आई कैसे आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक बार मैं प्लस माइनस हटा देता हूँ, मैं मॉडुलस लगा देता हूँ, ये खेल 11th क्लास की बात है, ऐसे होता है। अब गोश्त देखो, दूरी वाला फॉर्मूला नहीं है क्या। अब दूरी वाला फॉर्मूला कैसे लिया, जैसे ये समतल है, मान लो एक ये समतल है, ठीक है, दो समतल हो गए, ये बाई सेक्टर है, एक कोई सा पकड़ लो, ये पकड़ लिया मान लो, है ना। अब इस बाई सेक्टर से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर नहीं होती क्या, बाई सेक्टर की डेफिनेशन नहीं होती है, जो सदैव दोनों, अगर रेखा की बात है तो रेखाओं से समतल के बाद समतलों से समान दूरी पर रहे, ठीक है, उस बिंदु का बिंदु पथ। तो इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। और ये बिंदु मैंने मान लिया, क्या मान लिया, x y z मान लिया, चर बिंदु है ना ये, x y और z ले लिया। अब बताओ भाई, ये चर बिंदु है, ये आपको इसके अंदर रखना है, तो x की जगह x रखना है, y की जगह y रखना है, z की जगह z ही रखना है, तो हो गया ना। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1, और नीचे अंडर रूट A² B² C², ऐसे इधर लिख दिया। तो दोनों दूरियां बराबर कर दी मैंने, D1 इक्वल D2। अब मैं मॉडुलस हटाता हूँ दोनों साइड से, मॉडुलस हटता तो एक तरफ प्लस माइनस आता, किधर भी लगा दो, चाहो तो इधर चाहो तो उधर। हेलो, एक बार यहाँ प्लस की वैल्यू लेके चलो और दोनों को तिरछा गुणा करो, ऐसे तिरछा गुणा करो, तो यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त होगी, वो आपके एक बाई सेक्टर की इक्वेशन होगी, ठीक है। और एक बार माइनस चिन्ह लेके चलो यहाँ पे, फिर तिरछा गुणा करो, फिर एक दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी, वो आपको दूसरे बाई सेक्टर की इक्वेशन होगी, समतल की। समझा मेरी बात है। तो ऐसे आप दो इक्वेशन प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये जैसे मान न्यून कोण था तो ये न्यून कोणार्धक हो गया, ये अधिक कोण था तो ये अधिक कोणार्धक हो गया। इन दोनों में जैसे आप दो यहाँ से समतल के समीकरण निकालोगे, उन दोनों में से कौन सा तो न्यून कोणार्धक है, कौन सा अधिक कोणार्धक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप एक बार यहाँ प्लस लेके चले तो आपके पास एक नया समतल का समीकरण आ गया। उस नए वाले समतल का अपने जो समतल दे रखा है, इन दोनों में से कोई से ले लो काम में, मान लो ये ले लिया, इसके साथ जो बाई सेक्टर है उसका कोण निकाल के देख लो आप। अगर वो कोण 45 से छोटा है, 45 छोटा है, क्यों, आधा कोण 45 है तो पूरा 90 हो गया, सीधी सी बात है। कोण अगर 45 से छोटा है, जाहिर सी बात है डबल होगा, वो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तो न्यून कोणार्धक हो गया। और जो कोण आप निकाल रहे हो वो अगर 45 से बड़ा है, उस केस में क्या बन जाएगा, अधिक कोणार्धक। क्या 45 से डबल लेंगे तो 90 से ऊपर जाएगा। भाई ये कोण अगर 45 है, सोचो ये कोण अगर 45 है, अपन यही तो कोण निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का कोण निकाल रहे, तो मतलब ये कोण निकाल रहे हैं। ये अगर मान लो मैं कह दूँ 60 डिग्री आ गया, तो बताओ ये पूरा कोण कितना हुआ उस केस में, 120 तो हो गया ना, अधिक कोण गर्दक हुआ। फिर ये समझ में मेरी बात। हाँ ऐसे है, खैर ऐसे क्वेश्चन बुक में नहीं बढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो ये फटाफट इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, फिर अपने एक्सरसाइज चलते हैं, बुक भी निकाल लो साथ में। एक्सरसाइज 14.1 उसकी मेन बातें बता देता हूँ पहले, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14.1 एक्सरसाइज चलते हैं। तो एक्सरसाइज से पहले अपन सिंपल बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ करा दिया है। तो अगर अपन आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग करें तो बहुत ज़्यादा मैटर है वो, ठीक है। तो अपन तो पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल का, तो बुक के लेवल का पढ़ते हैं, उसके लिए मैं मेन बातें बताता हूँ बुक में कितनी काम आ रही है। 14.1 में क्या क्या चीज़ काम आ रही है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। एक आपके काम आएगा नाम दिक् अनुपात। दिक् अनुपात निकालना आता है भाई, जैसे मान 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, तो कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1, ये a हो गया, b क्या हो गया y2 माइनस y1, और c क्या हो गया z2 माइनस z1। रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद दूसरा नाम आपके सामने आता है दिक् अनुपात के बाद दिक्कोज्या। क्या नाम आता है? दिक्कोज्या। दिक्कोज्या क्या होता है? एलमन। वैसे एल इक्वल क्या होता है? कोस एल्फा, एम इक्वल कोस बीटा, एन इक्वल कोस गामा। ये एल्फा बीटा गामा क्या चीज़ होते हैं? अरे जैसे मान लो एक्स एक्स है, वाई एक्स है, जेड एक्स है, ठीक है। अब कोई रेखा है, मान लो ये रेखा यहाँ ले ली मैंने, ये रेखा एक्स एक्स के साथ कोण बना रही है एल्फा, वाई एक्स के कोण के साथ कोण बना रही है बीटा, और जेड एक्स के साथ कोण बना रही है गामा। इन तीनों कोणों के मैंने कोस लगा दिया, तो ये क्या कहलाती है? दिक्कोज्या। तीनों कोणों के कोस लगा दूँ मैं। किसी रेखा द्वारा एक्स एक्स, वाई एक्स तथा जेड एक्स के साथ बनाए हुए कोणों की कोसाइन ही दिक्कोज्या कहलाती है। ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद एल इक्वल सूत्र ये बनता है, अगर आपको दिक् अनुपात आपके पास उपलब्ध है तो उस केस में एल कैसे निकालोगे? ए बटा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी कौन है? दिक् अनुपात। अगर आपके पास दिक् अनुपात है तब आप ये सूत्र लगाओगे एल निकालने के पास लिए। अगर आपके पास कोण है, एक्स के साथ बना हुआ कोण, वाई एक्स के साथ बना हुआ कोण, जेड के साथ बना हुआ कोण है, तब आप ये वाले सूत्र लगाओगे एल इक्वल कोस एल्फा, एम इक्वल कोस बीटा, एन इक्वल कोस गामा। एल इक्वल ये है तो एम इक्वल क्या होता है? बी बेटा, और एन इक्वल क्या है? सी बटा। वैसे यहाँ प्लस माइनस लगता है, पर आपकी बुक वाला प्लस में लेके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। हिसाब से प्लस माइनस लगता है, ले रखा है क्या? ठीक है। तो हिसाब से यहाँ प्लस माइनस लगता है आपके, ये मैंने बता रखा आपको ये चीज़। उसके बाद में संबंध होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। एल एम एन क्या है? कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये भी इसको कह सकते हैं अपन काम में। अब देखो ये सूत्र काम में कब आता है? देखो 3 कोण है, 3 कोण में से कोई भी 2 कोण मैंने आपको दे दिए और तीसरा कोण पूछ लिया कि ये कोण कितना आएगा, तब आप ये सूत्र लगाओगे। आई बात समझ में? या ऐसे कह दिया कि तीनों कोण समान है, एल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तब कोई बात पूछ ले, या कोस एल्फा का मान पूछ ले, एल्फा का मान पूछ ले, उस केस में अगर तीनों बराबर है तब भी आप यही सूत्र लगाओगे, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। बीटा भी किसके बराबर है? एल्फा के, और प्लस कोस स्क्वायर गामा भी किसके बराबर है? एल्फा के। कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, 3 कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल 1। 3 बट्टे में गया तो कोस एल्फा 3 और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? अंडर 3 प्लस माइनस 7 में आएगा भाई। कोस एल्फा बोले तो कौन आ गया? एल आ गया, और आ गया ना। अब बताओ एल्फा और बीटा और गामा बराबर नहीं है क्या? तो जितना कोस एल्फा है उतना ही कोस बीटा आएगा, उतना ही कोस गामा आएगा। तो अब आप पूछ ले एल का मान कितना है, तो एल का मान ही है तो एम का मान भी इतने होगा और एन का मान भी इतने होगा। अरे होगा नहीं होगा? समझ मेरी बात आपके? बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो हालांकि मैंने बेसिक 3D में बहुत कुछ करा दिया, लेकिन आपकी बुक में इतना ये से एक्सरसाइज आपकी 14.1 हो जाएगी। चलो आ जाओ 14.1 एक्सरसाइज में आ जाओ। सभी बुक निकालो और क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं, यानी दिक्कोज्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जो निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। बात वही आ गई, एक रेखा वो समान कोण बना रही है, तो क्या हो गया? एल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा कर लिया। जब कोण बराबर दे दे क्या सूत्र लगाओगे? कोस स्क्वायर एल्फा
प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, और अल्फा बीटा गामा की जगह 1 रख लोगे। अभी जो मैंने कराया ना लास्ट में सेम टू सेम वो ये कर लोगे, मैं कराऊँ, हो जाएगा। आगे बढ़ो। दो बिंदु दे रखे आपको 4 2 3 तथा 4 5 1 7 को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। अरे आपको दो बिंदु दे रखे हैं और पूछा गया दिक् को क्या। पहले तो मुझे बताओ दो बिंदुओं से दिक् का अनुपात निकाल सकते हो क्या आप? दो बिंदुओं से दिक् अनुपात A इक्वल x टू माइनस x1, B इक्वल y टू माइनस y1, C इक्वल z टू माइनस z1 निकाल सकते हो क्या? इसका मतलब पास में किसका मान आ गया? ABC का। अरे किसका मान आ गया? ABC का, यानी दिक् अनुपात आ गए हैं। आपको क्या निकालना है? दिक् को जगह सूत्र क्या होता है? A बटा अंडरूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, L इक्वल, और M इक्वल B अपोन कर देंगे और N इक्वल करेंगे तो C अपोन कर देंगे। अब निकाल सकते हो क्या आप? कौन सा क्वेश्चन है ये? दूसरा है क्या? दूसरे क्वेश्चन में पहले तो आप क्या निकालोगे? A का मान, B का मान और C का मान निकाल दोगे ना, तीनों मान। ये निकालने के बाद फिर आ जाओ L इक्वल क्या होता है? A अपोन, हालांकि आपको दिक् को निकालना है तो पहले दिक् अनुपात निकालोगे, उसकी सहायता से दिक् को निकालोगे। कर लोगे ऐसे M इक्वल फॉर्म लगा लो और ऐसे N इक्वल लगा लो तो आ जाएगा आपके। क्लियर? आगे बढ़ो। तीसरा, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं, दिक् अनुपात बोले तो ABC का मान 2 -1 और -2 है, तो इसकी दिक् को ज्ञात करनी है। वही बात आ गई, दिक् अनुपात आपको सीधा दे दिया, बिंदु ही नहीं दिया। A का मान दे दिया, B का दे दिया, C का दे दिया, और आपको दिक् को पूछे तो ये सूत्र लगा दो, ये वाला सूत्र लगा दो, ये वाला सूत्र लगा दो। कर सकते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। एक सदिश R, हाँ ये सुनना भाई, चौथा, एक सदिश R एक्स वाई जेड अक्षों के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री कोण बनाता है। कोण दे दिया ना आपको, कोण का मतलब अल्फा बीटा गामा का मान दे दिया है, ठीक है। यदि सदिश R का परिमाण कितना है तो सदिश R ज्ञात करना है। R सदिश अपने को निकालना है, क्या निकलेगा, ठीक है। चलो भाई करते हैं। बताओ अल्फा कितने डिग्री है? 45 डिग्री। बीटा गामा 120। जब आपको तीनों कोण दे दिए ना तो दिमाग से सूत्र निकाल देना, ये सूत्र नहीं लगाना है। दो कोण दे रखे हो तब लगाना होता है, तीनों कोण दे तब नहीं लगाना है, इसको तो भूल जाओ। भूल गए? अब बोलो निकालना क्या है? आर है कौन? आर वही सदिश है जो इन तीनों के साथ कोण बना रहा है, या रेखा मान लो, आप रेखा ले रहे थे, अपने सदिश दे दिया तो एक्स एक्स वाई एक्स जेड के साथ जो कोण बना रहा है ना वो आपको आर सदिश है वो ज्ञात करना आपको। और जैसे वाला चित्र बना दूँ मैं, ये एक्स एक्स है, सुनते रहना, ये वाई एक्स है, ये मान लो आर सदिश है ना, तो इस आर सदिश की वैल्यू ज्ञात करनी है मैंने, कितनी बनेगी, ठीक है। अच्छा आर छोड़ो, पहले मैं जो पूछूँ वो बात बता जाना। क्या आप मुझे एल बता सकते हो कितना है? कोस एल पाई एंगल दे रखा हो तो कोस 45 हो गया क्या? कितना हो गया भाई? 1/√2। एम बता दो, कोस 60 बोले तो 1/2। एन बता दो, कोस 120 डिग्री कितना होता है? 120 डिग्री माइनस का 1/2 क्या? सही है। ये मान आपके पास में आ गए। किसका किसका मान आ गया? एल का, एम का, एन का। अब आपको अगर याद हो तो अपने आर केप, भाई ये आर सदिश था, ये सदिश है। मैं बात करता हूँ आर केप की। किसकी बात करता हूँ? कोई भी केप होता है, इकाई सदिश होता है, उसमें आई का, जे का और के का गुणांक कौन होता है? दिक्कोज्या। अरे होता नहीं होता? तो अपन मैं आर केप बराबर शब्द लिख सकता हूँ, आर केप बराबर एल आई एम जे, याद आ रहा है क्या आपको? एन के। कोई भी केप है उसका जो साथ में आई का गुणांक, जे का गुणांक, के गुणांक आएगा वो दिक्कोज्या होती है, दिक् अनुपात नहीं होता। क्या होती है? तो मैंने लिख दिया। अब बताओ एल का मान कितना है? 1/√2 आई केप, एम का मान 1/2, जे केप, एन का मान के केप। किसका मान आ गया? आर केप का। अब आपको क्या निकालना है? आर सदिश है क्या चीज़ वो देखो आगे लास्ट में क्या कह रखा है कि यदि सदिश आर का परिमाण कितना? 2 इकाई है, 2 इकाई।
1 इकाई हो गया आर केप, 2 इकाई का मतलब हो गया 2 आर केप, वो किसका मान है? आर सदिश का। यानी आपको ऐसा कह रखा है कि आर सदिश इक्वल है 2 आर केप के बराबर, ठीक है। तो आर सदिश इक्वल, इसको 2 से गुणा कर लो, 2 इंटू आर केप 1/√2 आई केप 1/2 जे केप माइनस 1/2 के केप। समझ रहे हो? 2 को अंदर गुणा कर दो, जो आएगा वही उत्तर आपके। अरे क्लियर है क्या? समझ गए? ठीक है, ये तो एक्सरसाइज हो गई पूरी। एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रखा अभी? एक रेखा x तथा y अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती है। 2 कोण दे दिए, x अक्ष और y अक्ष के दे रखे हैं, अल्फा बीटा दे दिया। यह z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी? तीसरा कोण पूछ लिया। 2 कोण दे दिए ना, तो दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए? l² + m² + n² = 1 दौड़ना चाहिए ना। भाई आपको क्या दे रखा है? एग्जाम्पल 1 है, आपको एल्फा का मान दे रखा है कितना भाई? बोलो रे 30। बीटा का मान कितना दे रखा है? 60। गामा का मान निकालना है। अरे गामा का निकालना है ना। जेड के साथ कोण कितना बनाएगा? तो आप ले लो, क्योंकि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है? 1। अरे फॉर्मूला होता नहीं होता? तो कोस स्क्वायर एल्फा की जगह कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर बीटा की जगह 60 और कोस स्क्वायर गामा ऐसा का ऐसा इक्वल टू 1। कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 3/4। कोस 60 का मान का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 और प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 0। 3/4 और 1/4 1 हो गया। अरे 3/4 और 1/4 कितना हो गया? 1 से ये 1 गया। कोस स्क्वायर गामा बराबर 0, तो कोस गामा बराबर में क्या आ गया? 0। तो गामा बराबर क्या होगा? π/2। कोस के अंदर 0 किसका मान होता है? π/2 का। अरे समझे नहीं समझे? क्लियर है? 90 डिग्री भी बोल सकते हो, π/2 बोल सकते हो। आगे आ जाओ, सेकंड एग्जांपल। यदि एक सदिश OX OY और OZ, OX OY OZ किसको बोलते हैं भाई? x x y x z x है ये। अरे क्या चीज़ है ये? x x y x z x अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ये मैंने कराया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है, नोट्स में देख लेना आप, ठीक है। और वैसे कैसे करेंगे? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है? 1। उन सभी को साइन में बदल दो। कोस स्क्वायर अल्फा उसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो वहाँ से निकल गया मान साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या बनता है? ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। कर लोगे ना ये? वैसे मैंने करा रखा है ये। आगे बढ़ो, 3 नंबर बिंदु दे रखे हैं 1 0 0 तथा 0 1 1 को जोड़ने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। कर लोगे ये तो? अरे 2 बिंदु दे रखे हैं, पहले 2 बिंदुओं से दिक् अनुपात निकालो इसकी तरह। इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, 2 बिंदुओं से दिक् अनुपात निकालो, दिक् अनुपात आएगा उसे दिक् कोसाइन निकालो। कर लोगे? आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, दर्शाए कि A B और C आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, ये संरेख है। ये क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में भी आया था इस टाइप का, 3 बिंदु दे दिए और संरेख बताओ। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का आया था, ठीक है। तो संरेख के लिए क्या सिस्टम होता है वो याद करो। आप सदिश में अपन ने सीखा था, सदिश में क्या सीखा था? समांतर तथा संरेख सदिश, याद आ रहा आपको? तो या तो आप इसको देखो सदिश से करो तो ऐसे कर सकते हो आप, A B C 3 बिंदु है, कोई भी 2 सदिश बना लो। AB बना लिया, BC बना लिया, फिर जांच करो क्या ये दोनों समांतर सदिश है क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर समांतर सदिश आ गया तो हो गया संरेख। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, दे रखे हैं, 2 बिंदुओं को पकड़ो, AB को पकड़ लिया, BC को पकड़ लिया, उनके दिक् अनुपात निकाल लो। निकाल लिए? उनके दिक् अनुपात अगर निश्चित अनुपात में है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को फॉलो कर रहे हैं, तो वो संरेख है। समझ रहे हो मेरी बात? कितना नंबर एग्जाम्पल है? 4 2 बिंदु 3 बिंदु क्या क्या है? A क्या है? 2 3 4 B क्या है? -1 2 -3 और C क्या है? -4 -4 1 -10 -10।
ठीक है। आप कोई भी दो रेखाओं के दिक् अनुपात बना लो आप। चलो आपने बनाया AB का, AB के DR दिक् अनुपात, दो बिंदुओं से निकालना आता है, निकाल लो। चलो इसको मैंने x2 कह दिया, x2 y2 z2 x1 y1 z1। तो बताओ x2 माइनस x1, दो में से -1 गया तो बच गया 3, सही है। 3 में से 2 गया तो बच गया 1, 4 में से -3 गया तो बच गया 7। आप चाहो तो इसमें से ये भी घटा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे किसका मान आ गया, A1 B1 C1, ऐसे कह दो आप, किसका मान आ गया A1 B1 C1। दूसरा आप ले लो, चलो BC, AC भी ले सकते हो। BC के लिए तो बताओ क्या बना, हाँ 2 - 4 BC, सॉरी BC ले रहे हैं क्या, -1 और -4 और घटाएंगे तो हो गया 3, 2 में से घटाएंगे 1 तो आ गया 1, और 3 में से -3 में से घटाएंगे 10 तो आ गया 7। देखो सेम बन रहेगा दिक् अनुपात, सेम बन रहे हैं, या तो सेम बने या सेम अनुपात में बने, 3/3 1, 1/1 1, और ये भी 1। तो यानी ये फॉलो कर रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, चूंकि है ना, इसलिए तीनों बिंदु सरेख है। अरे समझ रहे हो क्या बात, क्लियर है। आगे बढ़ो, 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाते हैं, 3 कोण दे दिए ना, तो इस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। दिक् कोसाइन ज्ञात करने बहुत ही आसान है, L = cos एल्फा, एल्फा का मान ले लेना कितना 90, M = cos बीटा और N = cos गामा, बस मान रखना सीधा आ जाएगा। क्लियर है। ये लो आपके 14.1 एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल क्लियर है, आप नोट कर लो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके सॉल्यूशन डाल रखे हैं, थ्योरी भी साथ में डाल रखी है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ, सॉरी 14.6 की तरफ। 14.2 तो अभी करेंगे नहीं अपन, क्योंकि 14.2 में तो आएगी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है ना। और अपन ने पहले क्या पढ़ा है, समतल, और समतल कहाँ से शुरू है 14.6 और आगे है फिर 14.7, ठीक है। तो पहले वो करेंगे अपन, फिर अपन स्ट्रेट लाइन में आएंगे अगले कंसेप्ट में। चलो 14.6 में चलते हैं। इसमें देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं शॉर्ट में, अब ऐसे तो मैंने पूरी विस्तार से हर चीज़ सिखा दी आपको। तो इसमें आपके 3 बातें नॉर्मली काम में आएगी। पहली बात, समतल का व्यापक समीकरण, जानते हो ना आप क्या होता है व्यापक समीकरण, R.n वेक्टर इक्वल टू डी, इक्वल डी ले लो, चाहो तो इधर डी ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। R आप जानते हो अक्ष y z के, n क्या होता है समतल का अभिलंब, समतल का अभिलंब सदिश, ठीक है। और डी कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये अपने समतल का व्यापक समीकरण सदिश रूप में, कार्तीय रूप में क्या बन जाता है ax + by + cz + d = 0। इसमें a b c जो x y z का गुणांक है वो क्या कहलाता है, दिक् अनुपात। x y z का जो गुणांक है वो क्या कहलाता है, दिक् अनुपात। किसका दिक् अनुपात, समतल के अभिलंब का। किसका दिक् अनुपात, समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात, ठीक है। जो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात होगा वही समतल का माना जाएगा, मान लो आप, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। इसमें आपको ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे समतल का इस रूप में कोई समीकरण देंगे, R.3i - j + 2k = 5, ये मान लो समतल का समीकरण आपको दे दिया। तो समतल का समीकरण व्यापक रूप में देंगे, तो व्यापक रूप है ना, R फिर डॉट फिर क्या n की जगह क्या चीज़ आ गई ये, और इक्वली। अच्छा, मैंने आपको ये समतल का समीकरण क्वेश्चन दे दिया, मान लो समतल का समीकरण ये है, और मैंने आपको डायरेक्टली पूछ लिया बताओ इसका अभिलंब क्या होगा, बताओ बता सकते हो क्या आप। तो आपको सर यही तो है अभिलंब, R के साथ डॉट में जो चीज़ है वही तो अभिलंब है। हाँ, तो मतलब सर 3i - j + 2k। अच्छा, फिर मैं पूछ लूँ बताओ इस समतल के दिक् अनुपात क्या होंगे, तो आपको सर ये अभिलंब है तो दिक् अनुपात ये होंगे ना, i का गुणांक j गुणांक k गुणांक, तो आपको सर 3 - 1 और 2 ये दिक् अनुपात होंगे नहीं होंगे। अच्छा, मैं अगर बताओ दिक् को j क्या होगी इस समतल की, तो आपको सर हम इसके n सदिश से n कैप निकाल लेंगे,
एन के निकालने के बाद में आई का जे का के का जो गुणांक होगा वो दिक्को जाओगी। सही है ना बात? ये करते हैं अपन। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं कह दूँ, ये आपको मैंने सदिश रूप में समतल दे दिया, मुझे इसको कार्तीय रूप में बदलना है। कैसे बदलोगे? तो मैंने बताया था आपको, कुछ नहीं करना, आर का मान रख दो एक्स आई वाई जे जेड के और डॉट 3i माइनस जे प्लस 2k इक्वल 5। डॉट वाला गुणा कर लो सदिश वाला, एक्स आई को 3 से गुणा किया, 3 एक्स आई का आई से तो 1 हो गया, वाई वाले का वाई वाले, जे वाले का जे वाले से करेंगे तो माइनस का वाई प्लस का 4 जेड है, जेड सॉरी जेड है, ये 2 नहीं है, जेड प्लस का 2 जेड। ठीक है, और बराबर 5 पढ़ाई है, ये लो कार्तीय रूप में आ गया। बता सकते हो ना? अच्छा मैं कहूँ कार्तीय को वापस कार्तीय रूप को वापस सदिश रूप में बदलो। कैसे बदलोगे? मेरे पास दिक् अनुपात है 3 माइनस 1 और 2, तो इसे सदिश बन जाएगा 3i भाई एक्स जगह ही लिख दो आप आई, 3i माइनस वाई की जगह जे लिख दो, इस जगह लिख दो के, 2k लिख दिया, और बाहर लगा दो इसको सदिश में बनाने बदलने के लिए आर डॉट और बराबर 5 का 5। ऐसे बदल सकते हैं ना अपन? तो ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, बदलना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको 2 कॉन्सेप्ट इसमें काम में आएंगे। एक तो आएगा अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। क्या होता है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण? एक्स बटा ए वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर, तो ये आप ए बी सी जानते हो ना क्या चीज़ है? ए बी सी क्या है? अंतःखंड, दिक् अनुपात नहीं है यहाँ पर, क्या है? अंतःखंड। अच्छा, तो इसके अगर मैं दिक् अनुपात की बात करूँ तो दिक् अनुपात क्या होंगे इसके? एक्स का गुणांक क्या है? गुणांक 1 बटा ए, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक 1 बटा सी। ये चीज़ हम पहले सीख के आ चुके हैं, ऐसे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अंतःखंड आप समझ गए। अंतःखंड रूप कब लगता है? जब कोई समतल तीनों अक्षों को काटता है, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स को। ठीक है, और मूल बिंदु जितनी दूरी पे काटता है, एक्स एक्स को कितनी दूरी पे काट रहा है, वाई एक्स को कितनी दूरी पे काट रहा है, जेड एक्स को कितनी दूरी पे काट रहा है, वो आपके अंतःखंड होता है। तो आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला वीडियो देख लेना आप, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें विस्तार से पता चलेगा। तो फिलहाल अपन ये फॉर्मूला ही काम में ले रहे हैं एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भी कंसेप्ट काम में आएगा अभिलंब रूप में। समतल का समीकरण। तो इतनी बात काम में आएगी जो मैं बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, बाकी जो मैंने अदर चीज़ें बताई है वो यहाँ नहीं काम में आएगी। तो बताओ क्या होता है? आर डॉट एन केप होता है भाई, आर डॉट एन केप इक्वल टू डी कर दो, चाहिए इक्वल टू पी, डी नहीं सॉरी पी इक्वल टू पी। ये आपके सदिश रूप, कौन सा रूप है? पी क्या चीज़ है यहाँ पर? समतल की मूल बिंदु से दूरी, लंबवत दूरी, शाबाश। और कार्तीय रूप क्या बनता है इसका? कार्तीय रूप आर डॉट एन के क्या होता है? एल आई एम जे एन के, उसका आर से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल एक्स एम वाई एन जेड प्लस इक्वल टू पी, ऐसा बन जाएगा। इसको कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा भी कह सकते हैं एल को, ये मैंने बता रखा है, ये सब चीज़ बता रखी है विस्तार से। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज में आते हैं सीधा सीधा, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। ठीक है, बस कंसेप्ट एक काम में आएंगे और कोई काम में नहीं आएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन 14.6 में आ जाओ। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्स के लंबवत है। अच्छा, समतल है वो किसके लंबवत है? या मैं उल्टा ऐसे ही बोल सकता हूँ, अपना जो समतल है उसके लंबवत एक्स एक्स है। लंबवत कौन है? एक्स एक्स। अरे लंबवत कौन है? एक्स एक्स। एक्स एक्स के लिए सदिश क्या बनता है पता है क्या आप? या एक्स एक्स के दिक् अनुपात क्या होते हैं? एक्स एक्स के डी आर क्या होते हैं? बताया था मैंने आपको। एक्स एक्स के होते हैं 1 0 0। ठीक है, फिर क्या कर रखा है? इस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स एक्स के लंबवत है तथा एक बिंदु से गुजर रहा है। एक बात तो, एक बिंदु से गुजरने वाला समतल, वो भी मैंने लिखा है नहीं, चलो वो भी आप यहाँ लिख लेते हो। एक है एक बिंदु से गुजरने वाला समतल, क्या होता है एक बिंदु वाला? ए।
x माइनस एक्स वन बिंदु है, a क्या है, a क्या है दिग अनुपात, b y माइनस y1, c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये कार्तीय रूप था। सदिश रूप भी होता है इसका, क्या होता है सदिश रूप। तो सदिश रूप अपने अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलता है काम। कार्तीय रूप अपने को याद है, ये लगा लो, लास्ट में जो उत्तर आएगा कार्तीय में उसको हम सदिश में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करना तो आता है अपने को, सीखा ना अभी पहले। चलो, तो मतलब आपको एक तो बिंदु दे दिया है, दे दिया ना, और इस समतल के लंबवत कौन है, एक्स एक्स है, तो मतलब लंबवत सदिश भी दे दिया है। दो ही चीज़ आपको चाहिए। अरे एक समतल का समीकरण निकालना है, अगर उसके लिए एक बिंदु दे दिया, दूसरी और क्या चीज़ चाहिए, उसके लंबवत सदिश चाहिए। तो अब बताओ इसके दिक् अनुपात ये हो गए, एक्स एक्स के दिक् अनुपात लंबवत है ना ये, तो ए बी सी का मान गया 1 0 0। तो समतल का समीकरण क्या आएगा बताओ, कौन से बिंदु से गुजर रहा है, बिंदु दे रखा ना 2 माइनस 1 और 3, तो आपके समीकरण बढ़ेगा ए की जगह है 1 ब्रैकेट x माइनस एक्स वन की जगह बिंदु का मिलो 2, फिर प्लस b की जगह 0, y माइनस y1 का मान क्या है माइनस 1 प्लस 1 हो गया, c की जगह 0, z माइनस z1 का मान क्या है 3 और इक्वल टू 0। ये तो वैसे 0 हो गया देखो, अरे 0 हो गया ना, 0 से इंटू होकर बताओ क्या बचा आपके पास, x माइनस 2 और बराबर क्या बचा, x माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपके समीकरण आ गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर 2, ये आपके समतल की समीकरण है। समझे नहीं समझे, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x एक्स तथा बिंदु 3 2 4 से गुजरता है। देखो पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में फर्क है। पहले क्वेश्चन में क्या था, एक्स एक्स था, वो समतल के लंबवत था। अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, समतल है, ठीक है, वो समतल बिंदु से भी गुजर रहा है, साथ में एक्स एक्स भी उस समतल के ऊपर स्थित है, लंबवत नहीं है। नहीं समझे मेरी बात, एक्स एक्स है वो समतल के ऊपर स्थित है, उसके लंबवत नहीं है। पहले क्वेश्चन लंबवत था तो उसको मैंने ये अभिलंब के रूप में काम में ले लिया ना। तो अब क्या करें, अब अपने एक डायग्राम बनाते हैं तो बात अपने समझ में आ जाएगी क्या कहानी है इसकी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, चलो मैं एक समतल बना लेता हूँ। चलो ये मान लो एक समतल है, ठीक है, इस समतल में ये मान लो एक्स एक्स है, कैसे बना लो टेढ़ी मेढ़ी किधर भी कैसे भी चला गए। ये मान लो क्या है एक्स एक्स, और क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है, क्या बिंदु दे रखा है जल्दी से बताओ, 3 2 4। अब कहोगे सर अब क्या करें हम, अरे ये क्या बिंदु, ठीक है, तो एक बिंदु है वो भी समतल के ऊपर स्थित है, एक्स एक्स है वो भी समतल के ऊपर स्थित है, सही है बात। अब आपको सर लंबवत होता तो हम ये बड़ा काम कर देते, लेकिन इसके ऊपर आ गए, अब क्या करें, अब दिमाग दूसरे तरीके से सोचो आप। एक्स एक्स आप जानते हो ना, ग्राफ में एक्स एक्स जानते हो, एक्स एक्स के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, बिंदु एक्स एक्स के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु से मुझे मतलब नहीं है, मुझे आप कोई भी 2 बिंदु बता दो जो एक्स एक्स के ऊपर स्थित होते हैं, कोई भी 2 जो आपको अच्छा लगे, एज और विश, कोई भी 2 बिंदु बताओ जो एक्स एक्स के ऊपर स्थित है, जल्दी से बताओ, कहीं भी ले लो आपकी इच्छा, वहाँ पूरा दिखा शो कर दो आप। चलो मैंने क्या शो कर दिया, हाँ क्या लिखूँ, 3 2 कैसे आएगा, एक्स एक्स के ऊपर है तो वाई और जेड का मान 0 0 हो जाएगा ना। अरे आप ऐसे ले सकते हो सर 1 0 0 ये एक्स एक्स के ऊपर है सर, 0 0 0 ये भी एक्स एक्स के ऊपर है, 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0, कोई भी 2 बिंदु आपको लेने। चलो एक में ले लिया 0 0 0, एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब गौर से देखो ये समतल क्या दिख रहा है आपको, ये समतल वो दिख रहा है जो 3 बिंदुओं से गुजर रहा है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु दिख रहा है क्या, और वो भी 3 असरेखीय बिंदुओं से, असरेख नहीं है, देखो गौर से, ये एक्स एक्स के ऊपर नहीं है, साइड में है, ये 2 सरेख, 2 बिंदु सरेख होते हैं हमेशा, तीसरा इसके ऊपर नहीं है। तो 3 असरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता था, लिखा था ना मैंने, अभी लिखा देता हूँ, 3 असरेखीय, इसका मैंने बताया था, क्वेश्चन भी कराए थे, बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण,
याद करो मैंने क्या लिखाया था, मैंने सदिश रूप में भी लिखाया था आपको r माइनस ए, बॉक्स में लिखाया था ना, अरे बॉक्स में लिखाया था ना r माइनस ए, फिर जैसे मैं नाम दे दूँ इसको ए बी और ये मान लो मैंने सी नाम दे दिया, बॉक्स के अंदर r माइनस ए, फिर ए बी ऐसी सदिश, कुछ याद आ रहा है, इक्वल टू 0, इसका बॉक्स निकाल लो। अच्छा अब आपको सर ये स्मॉल ए क्या चीज़ है, ये ए बी सी ऐसी क्या चीज़ है, भाई ए बी तो बना दो सदिश, क्या आपको ए बी सदिश बनाना नहीं आता, क्या आपको ऐसी सदिश नहीं बनाना आता, ऐसी कोई जरूरी नहीं, आप इसी भी बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सदिश ले लो और साथ में r माइनस ए, आर होता है एक्स आई वाई जेड के, ए क्या होता है, ए सर ए, वो तीनों बिंदु में कोई से एक बिंदु यहाँ ए की जगह पुट कर दो जो आपको अच्छा लगे वो, तो मैं ये पुट करूँगा 0 0 0, नहीं समझे। तो r माइनस ए का मान क्या हो गया, r माइनस ए का मान हो गया एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जे वाई जे प्लस जेड के माइनस 0 i 0 j 0 k, समझ रहे हो मेरी बात, 0 i 0 j 0 k, ये मैंने घटा दिया, ठीक है। फिर ए बी का मान रख दो, फिर ए सी का मान रख दो, समझ रहे हो क्या मेरी बात में क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसको आप, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं आपको हिंट दे के छोड़ देता हूँ, यहाँ करना क्या आपको, तो r माइनस ए, ठीक है, r माइनस ए डॉट, बॉक्स को ऐसे लिखते हैं ए बी क्रॉस ए सी। तो आप तो मुझे एक बात बता दो, क्या आपको ए बी सदिश निकालना आता है, ए सी निकालना आता है, उन दोनों क्रॉस निकालना आता है, क्रॉस निकालोगे तो ये भी एक सदिश बनेगा, जो सदिश बनेगा उसका इसके साथ डॉट करना आता है क्या, r माइनस ए भी लिखना आता है, r माइनस ए क्या बनेगा, एक्स आई वाई जे जेड के माइनस ए की जगह, इन तीनों में से कोई सा बिंदु काम में ले सकते हो, वो पाबंदी नहीं है, तो इजी है वो बिंदु लो आप एक जगह काम में। तो मैंने एक जगह काम में लिया 0 i 0 j 0 i 0 j 0 k, ये तो गई है, और डॉट में या आप ए बी क्रॉस ए सी जो भी आता है, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल 0 i, समझ लो। अच्छा अब बताओ ये 0 i 0 j 0 के घटेगा तो खुद ये आ गया, क्या आ गया, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट, ये जो भी ए बी क्रॉस ए सी आता है वो कोई सदिश ही तो आएगा, और आएगा नहीं आएगा, तो जो सदिश आता है वो सदिश का इसके साथ या तो डॉट वाला गुणा कर लो, ऐसे छोड़ दो आपकी इच्छा, तो आपके साथ इसको ऐसे छोड़ दो, इसको r लिख दो वापस r और डॉट वो सदिश लिख दो, तो वो आपके सदिश रूप में आ जाएगा, किस में आ जाएगा आंसर। और अगर आप कार्ड के रूप में चाहते हो तो ये r पड़ा है और यहाँ जो सदिश आएगा डॉट वाला गुणा कर लो, गुणा करोगे तो एक्स वाई जेड के पदों में कुछ आंसर आ जाएगा, आई जे के हट जाएगा, कर सकते हो ना इसको, आपके आंसर मैच कर जाएगा। तो ये आप कर लेना आगे, फिर भी कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, एक अलग तरीके से और समझा रखा है, ठीक है। तो ये आप फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बोर्ड पे जगह हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, एक चर समतल, चर समतल समझते हो ना आप, जो हिल डुल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, समतल अब खुद चल रहा है ना। एक चर समतल बिंदु पी क्यू आर से गुजरता है, तो ये फिक्स बिंदु दे दिया पी क्यू आर, ये स्थिर बिंदु है, यानी चर समतल अब उसे हिल डुल रहा है, वो हमेशा एक बिंदु से तो हमेशा उस बिंदु इसके ऊपर स्थित रहेगा, अपनी जगह जो है वो, ठीक है। तथा निर्देशीय अक्षों को ए बी तथा सी पर मिलता है, तो निर्देशीय अक्ष है एक्स एक्स वाई जेड एक्स को ए बी सी पर मिल रहा है, ठीक है। प्रदर्शित कीजिए कि निर्देशांक समतलों के समांतर, निर्देशांक समतल क्या हो गए, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, एक्स जेड तल, उनके समांतर ए बी सी से गुजरने वाले समतलों के उपनिष्ठ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो नीचे वाला सिद्ध करना है पी अपॉन एक्स क्यू अपॉन वाई आर अपॉन जेड इक्वल 1, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से लेते हैं, वैसे अगर ऑनलाइन क्लास नहीं ऑफलाइन हो तब तो पूरा तरीके से समझा सकते हैं अपन, दीवार की तरफ देख के, कोने की तरफ देख के बता सकते हैं भाई किस किस बेस पे बन रहा है, लेकिन फ़िलहाल आपको नॉर्मली सॉल्यूशन ही बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना। चलिए देखिए, अंतःखंड रूप में बना रहे हैं तो अपन एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये कोई चर समतल है जो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स को 3 बिंदु ए बी सी, फिक्स बिंदु नहीं है, चर बिंदु हो गए भाई ये, है ना। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? अपने रूम का एक कोना देख लो,
उसको हम एक्स वाई एक्स जेड एक्स देख लो। तो एक चर समतल का मतलब जैसे समतल ऐसे गुजार रहे हैं अपन, तो वो एक्स वाई एक्स जेड तीनों काट रहा है, फिर थोड़ा टेढ़ा गुजार दो, फिर थोड़ा और टेढ़ा गुजार दो, थोड़ा और टेढ़ा गुजार दो, ठीक है, यानी वो चर समतल है। तो वो एक्स को भी एक फिक्स बिंदु पे नहीं काट रहा है, अलग बिंदु पे काट रहा है, वो वाई एक्स को भी अलग काट रहा है। तो इसका मतलब ये जो हम अंतःखंड लेते थे ना, ये हम पहले फिक्स लेते थे, ठीक है, कि भैया दूरी इतनी होगी। अब ये चेंजेबल है, चेंज होगी ये दूरी, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ एल्फा, इसको कहता हूँ बीटा, इसको कहता हूँ गामा। चर राशि हो गई ये एल्फा बीटा गामा, क्या हो गई? चर राशि। अच्छा, तो ये पॉइंट क्या होगा? एल्फा 0 0, ये होगा 0 बीटा 0, ये क्या हो गया? 0 0 गामा हो गया। अब बताओ अंतःखंड आपके ये हो गए एल्फा बीटा गामा, तो समतल का समीकरण क्या हो गया? बताओ। एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। अब बताओ ये समतल एक फिक्स बिंदु से गुजर रहा है क्या? पी क्यू आर से, चूँकि समतल, तो मैंने कहा था ये चर राशि हो गई, एल्फा बीटा गामा चर है क्या? ये इस शर्त में रखने के बाद में एक्स वाई जेड भी चर है, एल्फा बीटा गामा के अलावा कोई और चर राशि नहीं दिखनी चाहिए। एक बिंदुपत याद करो आप, याद रहा क्या बिंदुपत का नियम? एक्स वाई एल्फा बीटा गामा के अलावा और कोई चर राशि नहीं दिखनी चाहिए, और अगर दिखती है तो उनको हटाओ। तो हम लिखेंगे चूँकि समतल बिंदु किससे गुजर रहा है? पी क्यू आर, ये स्थिर बिंदु है ना, से गुजरता है। ये मैं गामा ऐसे लिख देता हूँ ना, से गुजरता है, इसलिए बताओ क्या बना? एक्स की जगह आ गया पी बट्टे एल्फ़ा, वाई की जगह क्यू बट्टे बीटा, और जेड की जगह आर बट्टे गामा, ठीक है, इक्वल टू 1। फिर लास्ट में क्या करते हैं? बिंदुपत के लिए जो चर बिंदु होता है उसको हम एक्स वाई जेड रख देते हैं, ठीक है। तो हो गया पी अपॉन एक्स, क्यू अपॉन वाई और आर अपॉन जेड इक्वल टू 1। ये अपने को सिद्ध करना है, देख लो, हैंस प्रूव्ड। फिर आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण, ठीक है, जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है। मूल बिंदु से दूरी याद करो कौन होता था? पी होता था, अरे पी होता था ना, ठीक है। तथा आई इसके अभिलंब की तरफ इकाई सदिश है। आई क्या दे दिया? इकाई सदिश। इकाई सदिश समझते हो ना आप? जैसे आप एन केप लेते थे, अब इसको अपने अभिलंब रूप में लिखना है। भाई अपने दे नहीं रखा है कि अभिलंब रूप का समीकरण लिखना है, पता चलना चाहिए। जब आपको मूल बिंदु से दूरी दे दी गई है तो वो दूरी कौन होती है? पी होती है, और वो किस में काम में आती है? अभिलंब रूप के समीकरण में, ठीक है। समतल का अभिलंब रूप में समीकरण जानते हो क्या? सदिश रूप वाला बताना है, तो आर डॉट इक्वल पी। अब ऊपर सब का मान दे रखा है। देखो एन केप की जगह इकाई सदिश तो आपको दे रखा है आई केप, राइट, और पी की जगह दूरी दे रखी है 7, सही है, ये इसमें रख दो। तो क्या हुआ? आर डॉट एन की जगह हुआ आई केप बराबर पी की जगह हो गया 7। एलो इतना ही छोड़ना है, सदिश रूप में छोड़ना तो ऐसे ही छोड़ना है। अगर कार्य रूप में छोड़ना होता तो आर का मान रख दो, आई केप के साथ डॉट वाला गुणा कर लो। समझ लो मेरी बात? आगे बढ़ो। 5वां क्वेश्चन। अब ऐसे ऐसे आएंगे भाई, अब सब अभिलंब रूप के आएंगे, ठीक है। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है। फिर वही बात आ गई, तो मतलब वो पी का मान दे दिया है, तथा सदिश दे दिया। सदिश इकाई सदिश नहीं दिया, क्या दिया है? सदिश 6i + 3j - 2k इसके अभिलंब है, तो अभिलंब दे दिया, यानी एन वेक्टर दिया है, एन केप नहीं दिया है। तो आपको क्या क्या चीज़ दे दिया 5वें क्वेश्चन में? बताओ। एक तो दे दिया पी कितना है? 7, और क्या दे दिया? एन कितना है? 6i प्लस है क्या? प्लस 3j - 3 2k, सॉरी, ये दे रखा है। नहीं, हमें पता है, हमें जो सूत्र है उसमें कौन चाहिए? एन केप चाहिए। तो एन वेक्टर दे रखा है, तो वहाँ से आप एन केप नहीं निकाल सकते क्या? सदिश बट्टे सदिश का परिमाण कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36 और 9 और 4 49 हो गए पूरा, और 49 का अंडूट हो गया 7, तो हो गया 6/7 आई केप, 3/7 जे केप और -2/7। ये आपके किसका मान आ गया?
एन वेक्टर, एन आपके पास है, पी आपके पास में है, तो ये लगा दो समतल का समीकरण। क्या हुआ बताओ समतल आर डॉट एन, तो आर डॉट एन की जगह ये लिख दो 6/7 आई केप 3/7 जे केप माइनस 2/7 के केप और इक्वल टू पी, पी की जगह कौन है आपके पास में 7 है, ये लो भाई आंसर आ गया। समझ रहे हो। अब इसको अगर मैं कह दूं मुझे तो कार्तीय रूप में चाहिए तो क्या करोगे, आर का मान एक्स आई वाई जेड के रख दो, डॉट वाला गुणा कर लो तो एक्स वाई जेड में आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, समतल के समीकरण आर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12 के बराबर 5 को अभिलंब रूप में परिवर्तित कर इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। अरे मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या होती है, पी, और प्राप्त समतल के अभिलंबों की दिक्कोजाएँ भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है कंसेप्ट में, जहाँ अभिलंब रूप का आपने समीकरण सीख रखा है, जहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में वहाँ पर अपने कंसेप्ट सीख रखा है, ये क्वेश्चन भी कर रखा है इस टाइप का। तो क्या दे रखा है आपको, छठा क्वेश्चन है ना, क्या चीज़ दे रखी है बताना मुझे, आर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12 के बराबर 5, ये है नॉर्मल समतल का समीकरण। आर डॉट एन है ये एन। अब बताओ एन को अगर मुझे एन केप बनाना तो क्या करना पड़ेगा, याद करो बात, दोनों पक्षों में अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, याद है क्या आपको। तो इधर मुझे भाग देना पड़ेगा अंडरूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, उधर भी देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। देख लो क्या बन गया, ये 169 बन गया क्या, कांडूट हो गया 13, तो उसको सेपरेट कर लो। तो आर डॉट 3/13 आई केप 4/13 जे केप और 12/13 के केप इक्वल टू 5/13। अब ये देखो ये था एन वेक्टर, अब क्या बन गया है, एन केप बन गया है। ये एन केप बनते ही क्या बन गया पी, तो ये हो गई दिक्कोजा, दिक्कोजा हो गई 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये दिक्कोजा है। और ये कौन हो गई, मूल बिंदु से दूरी। दोनों चीज़ आप बता सकते हो ना, अरे बता सकते नहीं बता सकते, चलो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे बढ़ो। या में यही दे रखा है, या में जो क्वेश्चन दे रखा है ना सेम ही क्वेश्चन है, बस वो कार्तीय रूप में दे दिया इसको, तो कार्तीय रूप में लिख दो, इसको क्या दिक्कत है, लिख के फिर दोनों भाग तो इसका ही देना दोनों पक्षों में, ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है। समझ आ रही बात आपके। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो पी का मान दे दिया तथा इसके अभिलंब के दिक् अनुपात दे रखे हैं, अभिलंब के दिक् अनुपात मतलब एन के दिक् अनुपात दे रखे हैं। तो एन सदिश क्या बनेगा, 2i माइनस जे और प्लस 2k। तो आपके पास एन सदिश है, लेकिन आपको एन केप निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे क्या एन केप, अच्छा एन केप आपके पास में, दूरी आपके पास में है ही, तो पी का मान आपके पास में है, एन केप आपने निकाल लिया, रख दो इसके अंदर, क्या दिक्कत है, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, समतल के समीकरण दे रखे आपको 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0 के समतल का अभिलंब रूप ज्ञात कीजिए। अरे समतल दे रखा है आपको, ये नॉर्मल समतल है, इसको अभिलंब रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है क्या, दोनों पक्षों में अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भाग देने के बाद जो ये चीज़ आई है ना, ये अभिलंब रूप है, इस समीकरण को अभिलंब रूप बोलेंगे। मेरी बात समझे क्या, समतल का जो समीकरण होता है उसके दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, अंडरूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो जो आएगा वो आपका अभिलंब रूप है। कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ो। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई वही दूरी हो गई 13 है, तो पी का मान 13 है, तथा उस लंब के दिक् अनुपात आपको दे रखे, तो सेम ये क्वेश्चन 7 जैसा ही हो गया। दिक् अनुपात दे रखा है तो अभिलंब का आप सदिश बना लोगे, सदिश से आप उसका केप निकाल लोगे ना। आगे आ जाओ। 10वां, समतल x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 बराबर 0 का इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई का मतलब क्या होता है, मात्रक सदिश। अच्छा पहले मुझे बताओ, ये जो आपको समतल का समीकरण दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, इसके आपको दिक् अनुपात दिख रहे हैं क्या, दिक् अनुपात 1 1 1, तो इसका अभिलंब क्या हुआ, दिक् अनुपात से अभिलंब बनता है ना, आई के प्लस
जे के प्लस के और आपको क्या निकालना है, अभिलंब का इकाई सदिश मतलब एन कैप निकालना है। अरे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ कर देता हूँ मैं, 7वां क्वेश्चन जो दे रखा है उसका एन वेक्टर क्या हुआ, आई कैप प्लस जे के प्लस 10वां है क्या, सॉरी आई के प्लस जे के प्लस के कैप, और आपको निकालना है उसका इकाई अभिलंब। ठीक है, तो बताओ निकाल नहीं सकते क्या, इसका इकाई सदिश निकाल दोगे, जो निकलेगा वही आपका आंसर है। बोलो समझ में आई, बात नहीं आई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, अभी जो 14.6 एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल करेंगे, प्लस 14.7 एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके थोड़े बहुत 1-2 कंसेप्ट है, हालांकि वो अपने को पढ़ने तो स्ट्रेट लाइन में है वैसे, पर उसमें बीच में काम आ रहा है तो थोड़े बहुत एक बार सीख लेंगे, उसके बाद अपन स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।